मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हमें सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मिनिस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मिनिस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। सदियों पहले की बात है। राजा सूर्यसेन प्रतापगढ़ का राजा था। राजा की इकलौती संतान उसकी पुत्री भानुमती थी। वह अत्यंत सुंदर थी। भानुमती के विवाह योग्य होने पर राजा को पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। राजा एक ऐसा बुद्धिमान वर खोजना चाहता था जो उसकी पुत्री से विवाह के पश्चात उसके राज्य को भी संभाल सके। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है वह संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आए। अनेक राजकुमार कई मूल्यवान वस्तुएं लेकर राजा के समक्ष उपस्थित होते रहते थे, किंतु राजा ने सबको नकार दिया। राजा को यकीन था कि एक दिन कोई न कोई योग्य युवक इस शर्त को जरूर पूरा करेगा। एक दिन उसी राजा के राज्य के एक गांव के किसान के पुत्र रघु को राजा के इस शर्त के बारे में पता लगा। रघु बहुत बुद्धिमान था। उसने विवेकपूर्ण तरीके से सोचा और फिर एक दिन 3 वस्तुएं लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजा से अनुमति पाकर वह बोला, मैं दुनिया की 3 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं लाया हूं। मेरे हाथ में यह मिट्टी है जो हमें अन्न देती है, यह जल है जो अमूल्य है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरी वस्तु पुस्तक है। पुस्तकें ज्ञान का आधार होती हैं और ज्ञान के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। रघु की बुद्धिमता से राजा प्रभावित हुआ और उसने भानुमती का विवाह उससे करके उसे राज्य का योग्य उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सार यह है कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान से कठिन प्रश्नों का हल निकल जाता है। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने एक दिन अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी, धन, कुटुंब और धर्म में से कौन सच्चा सहायक है? गुरुजी ने उत्तर में यह कथा सुनाई। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तीनों में से एक उसे अत्यधिक प्रिय था। वह प्रतिदिन उससे मिलता और जहां खिन जाना होता तो वह उसी के साथ जाता। दूसरे मित्र से उस व्यक्ति की मध्यम मित्रता थी, उससे वह 2-4 दिन में मिलता था। तीसरा मित्र से वह 2 माह में एक बार ही मिलता और कभी किसी काम में उसे साथ नहीं रखता था। एक बार अपने व्यापार के सिलसिले में उस व्यक्ति से कोई गलती हो गई, जिसके लिए उसे राज दरबार में बुलाया गया। वह घबराया और उसने प्रथम मित्र से सदा की भांति साथ चलने का आग्रह किया, किंतु उसने सारी बात सुनकर चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह राजा से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। दूसरे मित्र ने भी व्यस्तता जताकर चलने में असमर्थता जताई, किंतु तीसरा मित्र न केवल साथ चला बल्कि राजा के समक्ष उस व्यक्ति का पक्ष जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया, जिस कारण राजा ने उसे दोषमुक्त कर दिया। यह कथा सुनाकर गुरुजी ने समझाया, धन वह है जिसे परम प्रिय मन जाता है, किंतु मृत्यु के बाद वह किसी काम का नहीं। कुटुंब यथासंभव सहायता करता है, किंतु शरीर रहने तक ही। मगर धर्म वह है जो इस लोक और परलोक दोनों में साथ देते हैं और सभी प्रकार की दुर्गति से बचाता है। सार यह है कि मनुष्य को अपनी वाणी व आचरण दोनों से धर्म का पालन करना चाहिए। यही सुख शांति का स्थायी आधार है। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उसे जरूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहां जहां अच्छे समूह बन गए वहां वहां तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफी सोचा कि काम मिले मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीबी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीबी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था, वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे।
बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मरोगे, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। मुकेश दफ्तर में नए हैं, पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हमें सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3 उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था।
वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें। लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें। लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था।
वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें। लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें। लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3, उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था।
वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें। लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने